शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच रेगुलेशन नंबर ऑफ कोल माइंस रेगुलेशन 2017, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्स बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का रेगुलेशन नंबर पूछ रहा है ना। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का रेगुलेशन नंबर क्या है? तो ये तो रटा होना चाहिए, सबको पता है। सही आंसर सबका रेगुलेशन नंबर 104। कभी नहीं भूल सकते। रेगुलेशन नंबर 104 एनसीएल में शायद ये आया भी था, बिल्कुल। है ना। और ये क्या है, एसएमपी नया है, नया इंक्लूड किया गया है सीएमआर में, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपका उसमें भी जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होता था उसमें भी ये बहुत था इंक्लूड। ठीक है, चलिए, फुल फॉर्म ऑफ एसएमपी, ये भी क्वेश्चन पहले बहुत फ्रेम होते थे 2017 जब नया नया बना था कि एसएमपी का फुल फॉर्म क्या है। तो मान लीजिए इजी क्वेश्चंस वगैरह दिया तो ये भी डाल सकता है। देखो क्वेश्चन इस टाइप का टीसीएस लेवल में नहीं आएगा, जो टीसीएस लेवल में पूछ रहे हो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो सब एक बार अपने क्या कर रहे हैं, हम जो है उसको एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। वो चलो ठीक है, इजी क्वेश्चन है, तुरंत बन गया, है ना, वो तो अलग चीज है। पर क्या तुम्हारा रिवाइज हो रहा है। ठीक है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ऑनर एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी माइन आफ्टर कंसल्टिंग द सेफ्टी कमिटी ऑफ द माइन और इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन ऑल मेजर्स नेसेसरी टू। क्वेश्चन नंबर 3 बताए। एनसीएल में ही आया था, जो टीसीएस लेवल का बोल रहे हो ना, ये क्या है, एनसीएल में ही क्वेश्चन आ गया था। ओके। एक मिनट ना रुकना, कोई आ गया। तो ये अगला तीसरा क्वेश्चन है ना। देखो एनसीएल आएगा नहीं आएगा वो सब अलग बात है यार। ओके, कि आएगा नहीं आएगा, अब ऐसा बोल बोल के जाओ ना। पीसीएस का लेवल, वो भी एचसीएल का तो इतिहास है बड़ा कम, बहुत मतलब लो लेवल का पूछता है, लेकिन इसका पता नहीं क्या हाल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। द ऑनर जनरल और मैनेजर ऑफ एवरी माइन आफ्टर कंसल्टिंग द सेफ्टी कमिटी ऑफ द माइन एंड इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन shall determine all measures necessary to eliminate, कंट्रोल द रिस्क, मिनिमाइज द रिस्क या प्रोवाइड ऑल प्रोफेशनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इसका आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर डी, है ना। एसएससीएल हार्ड ना कर दे उसके लिए अपने को प्रिपेयर रहना है। एसएससीएल कहीं हार्ड ना कर दे उसके लिए अपने को प्रिपेयर रहना है। ठीक, तो पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का फुल फॉर्म है पीपीई। ओके, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हु शैल प्रिपेयर एन ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट कॉल्ड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। कौन बनाता है, मैनेजर बनाता है या ऑनर एजेंट एंड मैनेजर, इसमें कंफ्यूज हो सकता है। एग्जाम का देखो एससीएल का क्या है, सर्वेयर का तो उसने निकाल दिया। रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड वाला कुछ केस फंसा एससीएल में, इसलिए एनसीएल सॉरी, रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड वाला केस फंसा, इसलिए एससीएल अभी एग्जाम डिले कर रहा है। वो शायद 13 तारीख को ही कुछ है सुनवाई, उसके बाद वो कर देगा कि कब निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, चौथा क्या है, ऑनर एजेंट और मैनेजर। ऑनर एजेंट और मैनेजर है। ठीक, वर्किंग डॉक वर्किंग डॉक्यूमेंट क्या होता है सर? वर्किंग डॉक्यूमेंट मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हम बनाते हैं और उसमें अमल करते हैं। मतलब इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, उसको हम क्या करते हैं, बनाने के बाद उसको वर्किंग में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नहीं अभी कुछ दिनों में पता चल जाएगा ये एग्जाम का क्या है। 13 तारीख शायद एक सर्कुलेट हो रहा है, 13 तारीख को इसका सुनवाई है। ठीक, तो 5वां देखो क्या है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान शैल कंटेन। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या रहेगा। प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये सब सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में हमने पढ़ा है।
ways to evaluate the performance of safety management plan and to correct the shortcomings। ठीक है, तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को कैसे हम अच्छा कर सकें, उसका परफॉर्मेंस। अ प्लान टू रेगुलरली रिव्यू एंड कंटिन्यूअली इम्प्रूव द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। एक तो ये भी हमने सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर ये भी आएगा कि रेगुलरली हमें रिव्यू भी करना है और कैसे हम सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को इम्प्रूव कर सकें। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द एबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए क्या है। ऑनर एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी मैन शैल सबमिट अ कॉपी ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान टू। किसको सबमिट करेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर या दोनों। ठीक है, कंफ्यूजन, या रीजनल इंस्पेक्टर को, चीफ इंस्पेक्टर को या दोनों। ठीक है, 6वां बताएं। ठीक, तो जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बताएंगे, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ किसको हम सबमिट करेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर को। ओके, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान किसको सबमिट करेंगे हम, सिर्फ रीजनल इंस्पेक्टर को। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बिल्कुल सही है। सीएमआर में रीजनल इंस्पेक्टर दिया हुआ है, सबको रीजनल इंस्पेक्टर याद भी है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इन द माइन। कौन रिस्पॉन्सिबल है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान माइंस में इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजर, मैनेजर इंजीनियर, मैनेजर सेफ्टी ऑफिसर या ऑनर एजेंट एंड मैनेजर। ठीक, तो कौन बनाता है भाई सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ऑनर एजेंट और मैनेजर बनाता है। और ऑनर एजेंट और मैनेजर की ही जिम्मेदारी है कि वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन हो माइंस में, जो हम बनाए हैं उसको माइंस में दिखे भी। ठीक, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन जब सीएमआर 2017 नया नया बना था बहुत आते थे कि एसओपी का फुल फॉर्म क्या है, अभी भी आ सकता है, कोई वो नहीं है। ठीक है, तो इसमें सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीजर और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसमें कंफ्यूजन होता था। ठीक, तो इसमें क्या है, हमारा जो सीएमआर में दिया है हम उसको मानेंगे। ठीक, सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सॉरी सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये दो चीज है। उसमें हमारा सीएमआर में क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक, एसओपी का फुल फॉर्म पहले के एग्जाम्स में बहुत आते थे, आ सकता है अभी भी। ओके, और एसओपी शायद आप लोगों का सिलेबस में भी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम विच बिलोंग्स टू ईदर। ठीक है, इनमें से सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को आइडेंटिफाई करें कि कौन सा किस में आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, रूल बेस्ड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान ये किसके किस में हो सकता है। ठीक है, रूल बेस्ड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान रिएक्टिव, प्रोएक्टिव, फोकस्ड इन ह्यूमन एरर, स्टैंडर्ड ही ऑप्शन लिया था, बिल्कुल एससीएस, तो अच्छी बात है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका देखो, रूल बेस्ड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान और रिस्क बेस्ड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। इनमें सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, एक तो हम रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, उसको देख के क्या बनाते हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। एक क्या है, एक रूल ही रहता है कि ये रूल है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का, इसको अपन मतलब एक रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि रूल जो हमारा रेगुलेशन रूल है, मतलब उसको देख के सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। एक क्या है, रिस्क बेस्ड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान रहता है। ठीक, तो पहला क्या है इसमें, रूल बेस्ड है, रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, रिएक्टिव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, फोकस इन ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर को देखते हुए होना चाहिए। और क्या है, प्रोएक्टिव। और क्या, फोकस्ड ऑन, नहीं, इन्फॉर्मेंस ड्रिवन, नहीं ये नहीं पढ़ाया गया शायद, ये जो नौमा नौमा है, बाकी तो ऊपर के जितने सब पढ़े हुए हैं। ओके, ये 9th वाला पोर्शन शायद नहीं पढ़ाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो कोई नहीं, 9 का आंसर लिया है डी। ठीक है, तो अपन जो आंसर लिया है उसको देखते हैं क्यों लिया है, क्या हो सकता है। ठीक, 9 का आंसर क्या लिया है, डी, बी का सेकंड एंड फोर्थ। रिस्क बेस में क्या है, सेकंड प्रोएक्टिव होना चाहिए, और फोर फोकस्ड ऑन सिस्टम एरर। वही ना, ये क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम किया पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिया डी, बिल्कुल, रुको रुको, कौन सा बुक में दिया है गलत, अच्छा यही बॉम्ब में। हम्म 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 हम्म। देखिए,
जैसा वर्डिंग है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए। रिस्क वाले बेस्ड है वो क्या रहता है, इन्फॉर्मेंस रिएक्टिव, प्रोएक्टिव, फोकस्ड इन ह्यूमन एरर, फोकस्ड ऑन ह्यूमन इन्फॉर्मेंस ड्रिवन। 50 क्वेश्चन है एसएमपी का। अच्छा। ठीक। रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। चलो फिर एक काम करते हैं, क्या करते हैं, जो ये एसएमपी वाले क्वेश्चंस हैं उसके आगे के क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक। और ये जो नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं इसको पहले अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके। 50 के आगे अपन आ रहे हैं। ठीक है। पढ़ के करेंगे, रटने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल नया चीज आ गया ऐसा लगा है ना। ठीक है, तो अपन 50 के आगे कर लेते हैं कंटिन्यू। बाकी ये सब तो देखो पढ़ा पढ़ा चीज भी आएगा, लेकिन बहुत सारा चीज ऐसा है कि अलग सा आ रहा है, तो उसको चलो पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद ही करेंगे तो फायदा होगा, वरना रटने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और बिना समझे भी कुछ डिस्कशन का फिर मतलब नहीं निकलेगा। हम्म। क्वेश्चन नंबर 53 से करते हैं। या तो बोलो तो वो जो क्वेश्चंस अलग अलग आएंगे उनको बस छोड़ते हैं, बाकी। हाँ, फिर रह गया था, हाँ क्वेश्चन वाइंडिंग का भी रह गया था ना। देखो, या तो ऐसा करते हैं, जो अलग सा क्वेश्चन आएगा उसको अपन वो उसके लिए चलो ना, एक साथ कर लेंगे ना। जो एसएमपी वाला है एक साथ कर लेंगे। कमेंट 2 टाइम शो तो नहीं हो रहा है यार। चलो हटाओ, कंटिन्यू करते हैं 53 से, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए। देखो 5:30 हो भी गया। इनके दास कुछ ज्यादा तेज है, सही बात है। कहाँ कहाँ से निकाला है ना। चलो, बीच बीच में फंसेंगे, इससे अच्छा जो पड़ा हुआ चीज है उसको अपन करते हैं। इन एलुअल साइल मूरम ग्रेवल और कोल, ये क्या हो गया, मैनुअल ओपन कास्ट माइंस की बात आ गई। ठीक है। मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में जो एलुअल सॉइल, मूरम, ग्रेवल, कोल, मतलब जो अपने लूज सॉइल है, उनमें जो स्लोप एट एन एंगल ऑफ सेफ्टी नॉट एक्सीडिंग एटलीस्ट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 है। तो इसका भैया जितना भी हमारा स्लोप बनेगा, एंगल ऑफ स्लोप, वो कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, है ना। ये आपका लेवल है, चाहे कोई भी हो, 45 डिग्री दोनों में आपका आंसर आएगा। इन मैनुअल ओपन कास्ट माइन while वर्किंग इन alluvial soil, muram clay, the horizontal, the side shall be sloped at an angle of safety not exceeding। ठीक है, सेम क्वेश्चन है कि जहाँ एल्यूवियल सॉम वगैरह है तो एंगल ऑफ सेफ्टी कितना रहेगा, 45 डिग्री। तो ये सब तो बिग दो सीएमआर का चीज है, इसको बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। इन एल्यूवियल द हाइट ऑफ द बेंच सेल नॉट एक्सीड, जो लूज डेब्रिस मटेरियल रहते हैं उसका बेंच जो हम बनाएंगे, ठीक, उसका कितना हाइट होना चाहिए। 55 का 1.5 मीटर, है ना। 55 का कितना है भैया, 1.5 मीटर आपका हाइट होना चाहिए एल्यूवियल सॉइल में। ओके। इन कोल द हाइट ऑफ द बेंच इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, लेकिन ये मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग जरूर देखना है ना, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग की बात हो रही है। इसमें कोल का हाइट अपन क्या रखेंगे, 3 मीटर, है ना। क्वेश्चन नंबर, ये जो पोल का हाइट अपन क्या रखेंगे भैया, 3 मीटर। बेंच का हाइट 3 मीटर। ये सब हलवा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। इन कोल द साइड सेल बी स्लोड एट एन एंगल ऑफ सेफ्टी नॉट एक्सीडिंग एटलीस्ट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। देखो वहां क्या बात थी, एलिवियल सॉइल वगैरह की थी। अब कोल में भी क्या है, जो एंगल ऑफ सेफ्टी है वो कितना है, क्वेश्चन नंबर 57, 45 डिग्री, है ना। इन केस ऑफ मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग माइन वेयर एनी पिलर इज लेफ्ट इन situ फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट। चलो ये बताओ कि ओपन कास्ट वर्किंग में जो माइन था, सॉरी, एक पिलर हम छोड़ते थे, इन situ पिलर छोड़ते थे मेजरमेंट के लिए, उसका क्या था, कितना हाइट ज्यादा नहीं होना चाहिए, और हाइट अगर 1.25 मीटर से ज्यादा हो गया तो बेस ऑफ द पिलर कितना होना चाहिए, ये भी बताओ, है ना। तो भैया ये क्या था, 58, ये भी सीएमआर का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि 2.5 मीटर से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, 2.5 मीटर से ज्यादा
नहीं होना चाहिए पिलर का हाइट, और अगर 1.25 मीटर से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट, सॉरी उसका बेस का डायमीटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है क्या? हाँ सेम क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ एनी पिलर टू बी लेफ्ट इन सिटू क्ले फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट इन ओपन कास्ट वर्किंग शेल नॉट एक्सीड, कितना होना चाहिए, 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर 1.25 मीटर से ज़्यादा हुआ तो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59 का डी क्या बोल रहा है, ये चीज़ पढ़े थे ना अपन, ये 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं भी अपन पिलर बना रहे हैं, बनाते बनाते एक ऐसा कंडीशन आया 1.25 मीटर हो गया, तो वहां से पिलर का जो बेस रहेगा वो क्या होगा, 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नो ट्रीज, ये वाला क्वेश्चन आया था एनसीएल में कि कोई भी लूज स्टोन डेब्रिस कितने मीटर के अंदर में एज से, जो हमारा बेंच का एज है, एक्सकवेशन का एज है, यहाँ से कितने मीटर के अंदर में आपका कोई भी लूज मटेरियल नहीं होना चाहिए, ट्री वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनसीएल का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीएल का आया हुआ है, तो थ्री है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 3 मीटर। 3 मीटर तक आप क्या करेंगे, कोई भी लूज मटेरियल बेंच से एक्सकवेशन से नहीं छोड़ेंगे। In case of mechanized open cast working consisting of alluvial soil or clay, the height of bench shall be। ठीक है, अब बताओ ये क्या मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में आ गया, और अगर लूज मटेरियल है, ठीक है, एल्यूवियल सॉइल है या क्ले है, तो उसका बेंच का हाइट कितना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 याद करो। देखो, यही जो आप लोग सी वाले जो है ना, सी में क्या है भाई, आपका कोल में है और हार्ड रॉक में है, इक्वल टू द बूम हाइट ऑफ मशीन। ठीक है, ये इस चीज को यहाँ कंसेप्ट क्लियर करो। आंसर क्या है इसका, नॉट एक्सीडिंग 3 मीटर। अगर एल्यूवियल सॉइल और क्ले लिखा था तो क्या था, हमारा बेंच हाइट होना चाहिए 3 मीटर, लेकिन जो सी आंसर दे रहे हैं वो हार्ड रॉक और कोल की बात है। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में जब हार्ड रॉक और कोल हो तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा बिल्कुल, सॉरी बी रहेगा, गलत बोल दिया मैंने। क्या रहेगा इसका आंसर, बी रहेगा। ये कब रहेगा, जब आपका हार्ड रॉक और कोल की बात हो। द हाइट ऑफ बेंचेस इन कोल, कोल अब आ गया कोल, ठीक है, ऑफ मैग्नाइज ओपन कास्ट वर्किंग शुड बी। अब बोलो। ठीक है, तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन में एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एलुवियल सॉइल मतलब 3 मीटर। अब यहाँ है क्वेश्चन नंबर 62 है, वो है आपका कि नॉट मोर देन डिगिंग हाइट ऑफ एक्सकवेटर। ठीक है, डिगिंग हाइट या बूम रीच ऑफ बूम। ठीक है, डिगिंग हाइट मतलब आपका पीसी चल रहा है, मतलब बैकहो मशीन है, तो जहां तक उसका खोदने का क्षमता रहेगा वो हो गया, और अगर सिंपल आपका शॉवेल है तो जहां तक बूम पहुंच रहा है वो हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखे, सुटेबल बेंच हाइट ऑफ द माइन फॉर अ शॉवेल हैविंग बूम हाइट 6.5 मीटर। ठीक है, शॉवेल का बूम हाइट 6.5 मीटर है, तो उसका हाइट कितना होना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बी। तो वही क्वेश्चन है कि अगर बूम हाइट के बराबर आपका बेंच हाइट रहेगा, बिल्कुल 6.5 मीटर। सर्कुलर में एक और दिया है कि बूम हाइट प्लस 3 मीटर, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप कितना ले सकते हैं। मान लीजिए आपका वो अच्छा है, जो बेंच है वो अच्छे मटेरियल का है, उसमें गिरने का डर नहीं है, ठीक है, ऊपर से स्लाइड होने का डर नहीं है, तो ये सर्कुलर का चीज है कि बूम हाइट प्लस 3 मीटर। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए पूछ दिया अकॉर्डिंग टू सर्कुलर ऐसा ऐसा है, आपका अच्छा रॉक है, तो उसमें आप बूम हाइट कितना मैक्सिमम ले सकते हैं, सॉरी बेंच का हाइट मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, तो बूम हाइट प्लस 3 मीटर आप मैक्सिमम ले सकते हैं, अगर आपका लूज मटेरियल नहीं है, बहुत अच्छा स्टेबल मटेरियल है तो। ठीक, मैग्नाइज ओपन कास्ट माइंस द हाइट ऑफ द बेंचेस इन कोल एंड ओवरबर्डन रॉक फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है बेंच का हाइट मैग्नाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में। ठीक है, कोल का। तो डिगिंग हाइट और रीच ऑफ एक्सट्रूशन मशीन इज यूज, ये तो होता ही है। द विड्थ ऑफ द वायरलेस मशीन, ये नहीं होता है, विड्थ ऑफ द डंपर नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 64 का, 64 का आंसर क्या रहेगा, ए, है ना। कि सिर्फ और सिर्फ किसके डिपेंड करेगा, अगर बेंच हाइट की बात करें तो किस पे डिपेंड करेगा कि डिगिंग हाइट आपका कितना है, मशीन इन यूज। ओके, नहीं यार, ऑल ऑफ द अबव वाले कहाँ से आ गए, सागर, नहीं सागर नहीं, प्रकाश। ठीक, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, ये क्या कर रहा है, बेंच का हाइट पूछ रहा है, बेंच का हाइट पूछ रहा है, किस पे डिपेंड करेगा, बेंच का हाइट सिर्फ और सिर्फ
बूम के हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो जो चौड़ाई है, विड्थ ऑफ द डंपर, ये सब आपका रोड में आ जाएगा, बेंच की चौड़ाई में आ जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा? ए, 64 का आंसर ए रहेगा। ओके, जो डी वाले हैं वो ए। इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन विड्थ ऑफ द बेंच इज कोल एंड हार्ड ओवर बर्डन शेल बी। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस है, तो अब पूछ रहा है कि विड्थ बेंच की चौड़ाई कितनी है। ये जो आपकी चौड़ाई दिख रही है, ये वाला पोर्शन कितना होना चाहिए, किस, ठीक है। तो विड्थ ऑफ द वाइडेस्ट मशीन प्लेइंग ऑन द बेंच प्लस 2 मीटर, if dumper playing on the bench 3 times the width of the widest dumper, height of the bench largest of the above। अब बोले, ठीक, ये 65 वाला क्या होगा? डी होगा, ठीक है। एक क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अपन पहले के ही ऑप्शंस देखते हैं और मार के भग जाते हैं कि भैया हमने तो ये पढ़ा है कि विड्थ ऑफ द माइनस मशीन प्लेइंग ऑन द बेंच प्लस 2 मीटर, लेकिन विच एवर इज लार्जेस्ट, इन तीनों कंडीशन में से जो भी लार्ज रहेगा उतना आपका बेंच का चौड़ाई रहेगा। ओके, 66 का देखें। ठीक, लार्जेस्ट ऑफ द एबव रहेगा। वही है कि पहला ऑप्शन देखे हमने, ये तो पढ़ा है, इसको टिक मार के अपन आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है, ठीक। 66 द विड्थ ऑफ द एनी बेंच शैल नॉट बी लेस देन, कितना, किससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। द विड्थ ऑफ द वाइडर प्लेन, सेम चीज आ गई, इधर डंपर प्लेन ऑन द बेंच द हाइट ऑफ द बेंच, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर भी आपका विच एवर इज मोर ऑफ 1, 2 और 3, क्वेश्चन नंबर ये क्या होना चाहिए? 66 का बी। 64 का ऑल होगा सर, 64 का ऑल कहाँ है भाई? 64 क्वेश्चन क्या था ओपन का? हाइट ऑफ द बेंच इन कोल एंड ओवरबर्डन रॉक। कहाँ यार, हाइट आपका सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? डिगिंग हाइट पे, ठीक है। डिगिंग हाइट और रीच ऑफ बूम पे डिपेंड करता है बेंच का हाइट, ठीक है। अब हाइट के अकॉर्डिंग आप विड्थ की चौड़ाई और विड्थ घटा सकते हो, मतलब आपका जो विड्थ है वो हाइट पे डिपेंड करता है। जो विड्थ ऑफ द वाइडेस्ट मशीन प्लेन ऑफ बेंच, इससे अपना हाइट से कोई लेना देना नहीं है। तो 64 का, ठीक है, 64 का सिर्फ और सिर्फ ए होगा। आपका बेंच में कितना भी चौड़ा चल रहा है, उसका हाइट से हमको क्या लेना देना भाई, ठीक है। और विड्थ डंपर की चौड़ाई से हमको हाइट से क्या लेना देना, ठीक। हाइट पे डिपेंड करेगा विड्थ, मतलब जो चौड़ाई है उसको आप कम ज्यादा करोगे हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन विड्थ के अकॉर्डिंग हाइट को कम ज्यादा करना वो अलग चीज है। तो इसका आंसर भाई क्लियर हुआ, जो ए बोल रहा था, सॉरी ऑल ऑफ द अबव बोल रहा था, इसका आंसर ए होगा, ठीक। बिल्कुल, बीसी पे तुम खुद ही अपना मतलब ये जनरल कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि चौड़ाई का विड्थ से हमको हाइट से क्या लेना देना, जंपर की चौड़ाई से हमको हाइट का क्या लेना देना, ठीक है। बिल्कुल, डंपर की चौड़ाई और हाइट से क्या लेना देना, हमको कोई मतलब ही नहीं है। ओके, ये 65 हो गया, 66 वाला भी हो गया। 67 देखो, 67 ये है एज पर सीएमआर 2017 विड्थ ऑफ द कोल बेंच शैल नॉट बी, सेम चीज है, वही वही चीज आ रहा है, ठीक है। 2 मीटर 3 टाइम्स द विड्थ ऑफ डंपर लेस देन हाइट ऑफ बेंच, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67, नॉट लिखा है, नॉट लेस देन द हाइट ऑफ बेंच, सेम है क्वेश्चन नंबर 67 का डी। अरे वो गलती से निकल गया यार, तुम्हारे ऊपर वाला गलत बोल रहा था। 68 इन एनी ओपन कास्ट माइंस इज बी डब्ल्यू एच बेंच विड्थ, ठीक है, और बी एच इज बेंच हाइट। हाँ, अब बताओ किसी ओपन कास्ट माइंस में ये क्या है? बी डब्ल्यू है विड्थ, बेंच का विड्थ, ठीक। ये हो गया आपका बी डब्ल्यू, और ये क्या हो गया? बी एच, हाइट ऑफ बेंच। तो इसमें से कौन सा कंडीशन सही रहेगा? मतलब हाइट ज्यादा होना चाहिए कि विड्थ ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए भैया? विड्थ हमेशा क्या होना चाहिए? हाइट से ज्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो कुछ ये जो ऑप्शन है आपका 68, 68 का ऑप्शन ये है कि ये जो बेंच का विड्थ है वो हाइट से क्या होना चाहिए? या तो बराबर होना चाहिए या ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा रहेगा तो देखो ये कोलैप्स होने का खतरा कम रहेगा, इसलिए क्या होगा? ज्यादा ही रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 देखे, पैरामीटर गवर्निंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डिजाइन ऑफ पिट बेंच एंड डंप शैल बी, ठीक है। क्या क्या पैरामीटर हम देखेंगे? जो साइंटिफिक स्टडी जो हमने बोला था जब हम पढ़ रहे थे,
कि कौन कौन सा पैरामीटर देखेंगे जब हम डिजाइन करेंगे पिट का, बेंच का या डंप का। ठीक है, तो जियो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक मास, ग्राउंड वाटर कंडीशन, हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज, सिस्मिक इफेक्ट। सिस्मिक इफेक्ट क्या है, ग्राउंड में जो वाइब्रेशन होते हैं उसको बोलते हैं सिस्मिक इफेक्ट, और मेथड ऑफ माइनिंग। ठीक, तो 69 का देखो, जितना चीज है वो सब कुछ हमको देखना पड़ेगा बेंच का डिजाइन करने से पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69 का क्या हो गया, ई, ऑल ऑफ द एबव। ये सारी चीजें देखेंगे हम बेंच का डिजाइन करने के पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखो, द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू बी कंसिडर्ड फॉर डिजाइन ऑफ पिट, बेंच एंड डंप स्लोप शैल नॉट बी लेस देन। फैक्टर ऑफ सेफ्टी याद करो, ये हमने सर्कुलर का एक क्लास लिया था, उसमें शायद बताया, वैसे ये आपका सीएमआर में भी है। ठीक है, मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए, पिट का, बेंच का या डंप स्लोप का, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए, 1.5। अभी लेटेस्ट सर्कुलर का भी क्लास ले रहे थे तो ये चीज हमने डिस्कस किया था, है ना। टेम्परेरी के लिए 1.3 बिल्कुल। परमानेंट और लॉन्ग स्टैंडिंग, ठीक है, ये भी वर्ड देखना है, परमानेंट और लॉन्ग स्टैंडिंग स्लोप है उसका मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, 1.5, और अगर टेम्परेरी बोलेगा तो 1.3, दोनों याद रखना है। ठीक है, सीएमआर में नहीं है बिल्कुल, ये सर्कुलर का एक क्लास लिए थे उसमें ये चीज बताया गया था। रिक्लेमेशन एज पर सीएमआर 2017 मीन्स, रिक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, ये एनसीएल का क्वेश्चन है शायद। वॉइड को फिलिंग करना, रिक्लेमेशन बाई बैक फिलिंग ओनली, ओनली वर्ड दिख दिया। ठीक है, तो ये नहीं होगा। डंपिंग बाई वेस्ट मटेरियल, या रिक्लेम्ड बाई बैक फील्ड और बाई एनी अदर मीन्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 है। ठीक है, तो ये ओनली लिख दिया इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। बैक फिलिंग करेंगे या किसी भी अदर मीन्स से रिक्लेम्ड करने को अपन रिक्लेमिंग कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 72 देखें, फिलिंग ऑफ द वॉइड इन ओपन कास्ट माइंस इज नोन एज, वही चीज है कि जो हमारा ये वॉइड हो जाता है, जहां से हम कोयला निकालते हैं वहां गड्ढा हो जाता है, उसको जब हम भरेंगे तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ओबी का रिमूवल तो नहीं कहते हैं, ट्रेंचिंग नहीं कहते हैं, सैल्वेजिंग नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिक्लेमेशन। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या होगा, रिक्लेमेशन को फिलिंग ऑफ वॉइड कहते हैं। स्लोप ऑफ स्पॉइल ओबी डंप इन जनरल शेल नॉट एक्सीड, हाँ, ये सीएमआर का क्वेश्चन है कि आपका जो स्पॉइल बैंक है, जो हमारा डंपिंग है, उसका स्लोप कितना होना चाहिए। ठीक है, एक तो इसका आंसर था एंगल ऑफ रिपोज ऑफ मटेरियल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और किसी भी हाल में 37.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 क्या हो जाएगा, ए। सर्कुलर का अलग वीडियो कर दीजिए, अच्छा एक ही में चला गया है क्या। ठीक है, मैं इसको कंटेंट में देख लेता हूँ वो कहाँ कहाँ है। ओके, तो ये 37.5 डिग्री, और एक इसका आंसर और क्या है, नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्लोप ऑफ ओवरबर्डन डंप शैल बी डिटरमाइंड बाय नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज ऑफ डंप बॉडी, ठीक है, नॉट मोर देन 37.5 डिग्री। और क्या बोल रहा है, सी स्टीपर देन 37.5 डिग्री फ्रीक्वेंट स्टीपर आफ्टर साइंटिफिक स्टडी एंड अप्रूव्ड इन इंस्पेक्टर। तो इसका देखो ये सारे आंसर क्या है, सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 74 जो है, इनके सारे आंसर सही है कि एक तो नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज से डिटरमाइन किया जाता है, या क्या करेंगे 37.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर रिकमेंड किया, साइंटिफिक एजेंसी अगर रिकमेंड किया, तो आप 37.5 डिग्री से ज़्यादा भी ले सकते हैं, स्टीपर ले सकते हैं, अगर लेकिन अप्रूवल लेना पड़ेगा रीजनल इंस्पेक्टर से। ठीक है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव ही होगा। ओके, 75 का देखते हैं, द ओवरऑल स्लोप ऑफ स्पॉइल बैंक एक्सीड 30 मीटर इन हाइट शैल बी, ठीक है, 1 वर्टिकल 1.5 हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन नंबर 75 का बी, बिल्कुल सब बी लिख रहे हैं, बी ही आंसर होगा, सीएमआर का डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1 वर्टिकल 1.5 हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब क्या हुआ, आप 1.5, ये हॉरिजॉन्टल हुआ तो 1 वर्टिकल बढ़ेगा। ठीक है, इसको आप ये भी बोल सकते हो 1 in 1.5, अगर क्वेश्चन घुमा दिया तो ये भी आपको याद रखना है, 1 in 1.5 भी इसको बोला जा सकता है, क्वेश्चन घुमा दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, 1.5 मीटर अपन हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो 1 मीटर वर्टिकल बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखे,
If the spoil banks exceeds dash meter in height, shall be benched so that no bench exceeds dash meter in height and overall slope shall not exceed 1 vertical to 1.5 horizontal. कितना मीटर से ज्यादा अगर हाइट बढ़ेगा तो उसे हमें बेंचिंग करना है। ठीक, कितना मीटर से हाइट अगर बढ़ेगा तो उसे हमें बेंचिंग करना है। तो इसमें आपका सीएमआर का ही डाटा है कि 30 मीटर से ज़्यादा अगर आपका हाइट बढ़ता है तो क्या कर देंगे, हम उसको बेंचिंग कर दें ताकि हर एक बेंच का हाइट कितना हो जाए, 30-30 मीटर। ठीक है, ये 30-30 मीटर का आपका क्या हो जाए, बेंच हो जाए। तो 30 मीटर से हाइट बढ़ेगा तो आप उसे बेंचिंग करेंगे ताकि हर एक बेंच का हाइट 30 मीटर से ज़्यादा ना हो। क्वेश्चन नंबर 77 देखा जाए तो इफ द स्पॉइल बैंक एक्सिस 30 मीटर इन हाइट शैल बी बेंच सो दैट नो बेंच एक्सिस 30 मीटर इन हाइट। सेम क्वेश्चन आ गया कि अगर ऐसा है तो ओवरऑल स्लोप एंगल ताकि वैसा ना बढ़े, किससे ना बढ़े, ये क्वेश्चन ऊपर हम पढ़ कर चुके हैं, 1 वर्टिकल 1.5 हॉरिजॉन्टल। ओके, 77 का डी। 78 देखे, द टो ऑफ अ स्पॉइल बैंक शेल नॉट बी लोकेटेड एट एनी पॉइंट विद इन। ये क्वेश्चन भी सीएमआर का ही है कि हमारा ये स्पॉइल बैंक का डंपिंग है और यहाँ आपका क्या गया हुआ है, रेलवे गया हुआ है, पब्लिक रोडवे गया है, ये आपका क्या है, टो है। तो टो से रोड रेलवे का आपका डिस्टेंस कितना होगा, सीएमआर का क्वेश्चन है, ये 100 मीटर होगा। ठीक, इसका आंसर क्या है, 1.5। ये रेलवे रोड गया हुआ है तो ये बेंच का डंपिंग का जो टो है उससे कितना दूरी होना चाहिए, कम से कम 100। सी वाले कौन है, सी नहीं होगा, मतलब 150 नहीं होगा, 100 होगा। सीएमआर का डायरेक्ट डाटाबेस क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्यों रहेगा, ताकि आपका अगर ये फेल भी होता है तो आपका रेल रोड को नुकसान ना पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 79 देखें तो है डिस्टेंस ऑफ एनी एक्टिव माइन वर्किंग फेस फ्रॉम द टो ऑफ द बॉटम मोस्ट बैकफील्ड बेंच कैन नॉट बी लेस देन। ठीक, वही चीज है, वहां क्या था, रेलवे और रोड था। यहाँ क्या बोल रहा है कि बेंच के टो से, सॉरी, जो आपका डंपिंग के टो से कितने दूर में एक्टिव फेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, 79 का बताएं, सेम चीज ही है, वही चीज है, 100 ही है। यहाँ क्या था, रेलवे रोड था, और यहाँ अब हम क्या कर देंगे, वर्किंग फेस कर देंगे, जहाँ काम हो रहा है। ये डंपिंग है और यहाँ काम हो रहा है, तो ये दोनों की दूरी इसमें भी 100 मीटर ही होगा। ओके, तो इसका आंसर भी क्या है, 100 मीटर, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 80 देखें। 80 ये बोल रहा है द डैश ऑफ एवरी माइन सेल्फ फ्रेम एंड इन्फोर्स अ कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल। कौन बनाता है माइंस का कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल, कौन बनाता है, विद रिगार्ड टू साइज एंड कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी इन यूज। ठीक है, तो ये कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये सारे चीजें कौन बनाता है, सीओपी जिसको बोलते हैं, ये कौन बनाता है, आपका मैनेजर बनाता है। ठीक है, मैनेजर इसको बनाता है, कोड ऑफ प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 81 देंगे। क्वेश्चन नंबर 81 यह है, लोड्स इन व्हीकल्स प्लेइंग इन ओपन कास्ट कोल माइंस हैविंग एन ओवरहैंग इन एक्सेस ऑफ डैश मीटर shall be clearly marked by a red flag during the day and red light at night। ठीक है, लोड्स अगर व्हीकल में ज़्यादा है, ये आपका डंपर है, डंपर में ओवरलोड चला जा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक लाल झंडे से अपन दिखा देंगे कि ओवर हेडलाइट जा रहा है। ठीक है, तो कितना एक्सेस होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, एक या 1.2, देखो कंफ्यूजन, 1 मीटर से ज़्यादा या 1.2 मीटर से ज़्यादा रहेगा तो आपका क्या रहेगा, इस दोनों में से कंफ्यूजन को बताएं क्या होगा, 1 या 1.2। हाँ, बी, ए बी बी। चलो, दोनों तरफ का रिस्पॉन्स आ रहा है। सीएमआर में ये डाटा था क्या, क्वेश्चन नंबर 81 है ना, तो इसका डाटा नहीं था सीएमआर में, है ना, तो 1 मीटर ही तो होना चाहिए इसका। चलो, ये जो डंपर है 1 मीटर से ज्यादा है तो आपका क्या होना चाहिए भैया, ओवरलोड हो गया ऐसा। ठीक है, लेकिन ये 1.2 मीटर, 1.2 मीटर रेगुलेशन में इसमें बी लिया है। इसको अपन क्या करते हैं,
उसमें रखते हैं, डाउट में रखते हैं, ठीक है। 1.2 एग्जैक्ट डाटा, कहीं किसी को पता है 1.2 जो बोल रहे हैं वो बॉम्ब में ही देख के बोल रहे हैं या एग्जैक्ट डाटा आपको पता है? सर्कुलर, बिल्कुल सर्कुलर वाला आया। कोई सर्कुलर में दिया है 1.2 मीटर या 1? हेमंत चौहान साहब, आप बुक से आंसर। यस सर, देखो हेमंत आ गया यार, सर्कुलर वाला भाई आ गया एक तो। चलो, इसको क्या है, अपन सर्कुलर एक बोल रहा है कि सर्कुलर में 1.2 दिया है, उसको अपन फिर 1.2 ही मान के चलते हैं, ठीक है। क्या हुआ, डिस्कशन हुआ। और अगर सर्कुलर में क्लास के बाद हम देख लेंगे, अगर 1.2 नहीं रहा तो उसको अपन सुधार लेंगे, ठीक है। अभी 1.2 ही आंसर लेके चल रहे हैं क्योंकि हेमंत कॉन्फिडेंस में है कि 1.2 होगा। ओके, चलिए ठीक है, 1.2 मान के चल रहे हैं। क्लास के बाद सर्कुलर देख लेंगे, अगर कुछ और रहा तो नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर लेंगे, बाकी आप लोग भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एनी मशीनरी और न्यू ऑपरेशन इन अ माइन। ना ना, दिन और रात अलग है भाई, दिन में रेड फ्लैग था और रात में क्या है, ये ना गलत लिखा हुआ है, ये जो रेड लाइट, लाइट लिखा है, ठीक से फ्लैग नहीं है, लाइट है, ठीक है, रेड लाइट लगाएंगे। चलिए, बिफोर कोई भी मशीनरी या न्यू ऑपरेशन को माइंस में इंट्रोड्यूस करने से पहले कोड ऑफ प्रैक्टिस उसका कौन बनाएगा? मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, ऑनर, एजेंट या ऑल ऑफ देम? क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में आए, क्वेश्चन नंबर 82, कोड ऑफ प्रैक्टिस आपका मैनेजर। ऊपर ये चीज आ चुका, लेकिन ये क्या था, नया मशीनरी अगर आ रहा है तो उसका कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएगा। जैसे अब 42 क्यूबिक मीटर के शॉवेल आजकल बड़े बड़े माइंस में जा रहे हैं, तो उसका कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे मेंटेनेंस करना है, वो सब मैनेजर बनाएगा। क्वेश्चन 83, नो गैलरी इन सीम और सेक्शन सेलेक्टेड एट इज डैश मीटर इन हाइट। ये क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, अभी भी आ सकता है कि आपका गैलरी में जो सीम और सेक्शन है उसका हाइट जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो किससे ज्यादा, गैलरी का हाइट कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सी वाला कौन आ गया यार, वो चौड़ाई है। सी वाले जो आंसर दे रहे हो वो विड्थ है, ठीक है। और अपन क्या बात कर रहे हैं, अभी हाइट की बात कर रहे हैं। हाइट क्या होना चाहिए, 3 मीटर, ठीक है। जिस सी, जो आप सी आंसर आया था वो चौड़ाई की बात थी। हाइट ऑफ गैलरी इन सीम और सेक्शन शेल नॉट एक्सीड कितना, 3 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, ये भी 3 मीटर। हाइट ऑफ अंडरग्राउंड गैलरी ड्यूरिंग डेवलपमेंट शेल नॉट एक्सीड, फिर वही क्वेश्चन आ गया। इसमें चलो टाइम बर्बाद नहीं करके अपन आगे बढ़ते हैं। 85 का आंसर क्या हो गया, 3 मीटर। व्हाट शुड बी, व्हाट वुड द बोर्ड एंड प्लेट डेवलपमेंट गैलरी हाइट इन अ कोल सीम ऑफ थिकनेस? अब देखो, थिकनेस 3.4 मीटर टू 4.2 मीटर दे दिया है। व्हाट थिकनेस मतलब आपका कोल सीम का थिकनेस है 3.4 टू 4.2 मीटर, तो दैट इज टू बी एक्सट्रैक्टेड टू फुल सीम थिकनेस ड्यूरिंग डिपलरिंग, ठीक है। तो डेवलपमेंट के टाइम में गैलरी का हाइट कितना रहेगा? ओके, डेवलपमेंट के टाइम में गैलरी का हाइट कितना रहेगा, यही क्वेश्चन तो घुमा दिया। ई वाले जो आ गए, ये क्वेश्चन क्या किया, घुमा दिया। ये जो क्वेश्चन है, हम ऊपर क्या पढ़े हैं, डेवलपमेंट के टाइम में आपका केस में क्या रहेगा, 3 मीटर से ज्यादा नहीं होगा, चाहे आपका सीम का 3.4 ही क्यों ना हो, ठीक है। डिप्लरिंग के केस में फुल थिकनेस कर लेंगे, लेकिन क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट गैलरी कितना होगा, तो 3 मीटर ही रहेगा। अगर 3 मीटर से कम होता, 2.8 मीटर होता, तो आपका 3 मीटर तो जा नहीं सकते, तब हम क्या लेते, 2.8 मीटर, ठीक है। 3 मीटर ही रहेगा बिल्कुल। इसका आंसर क्या है, 3। क्लियर हुआ, 86। चलो, क्वेश्चन नंबर 87, नो गैलरी सेलेक्टेड एटलीस्ट 10 मीटर विड्थ। अब चौड़ाई की बात आ गई, हाइट वाला हो गया। हाँ, डिप्लरिंग में लिखा है फुल एक्सट्रैक्शन, सब निकाल लेंगे। जो डिप्लरिंग में जितना कोयला 3 मीटर के बाद भी है, उधर भी 1.5 मीटर का वो होल करके पूरा कोयला उतार निकाल लेंगे। नो गैलरी, हाफ विड्थ की बात कर ले तो विड्थ वाले आंसर तो आ चुका था पहले ही, तो सी, ठीक है। तो आंख मूंद के याद रखो, हाइट कितना होना चाहिए, 3 मीटर, और विड्थ कितना होना चाहिए, 4.8 मीटर। मतलब डेवलपमेंट के टाइम इससे ज्यादा आपकी गैलरी की हाइट और विड्थ नहीं बढ़ेगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 88, मैक्सिमम गैलरी विड्थ एज पर CMR 2017, फिर से वही चीज आया, 4.8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 89,
A seam is worked at a depth of 70 meter from surface and the width of the gallery is 3.2 meter. Then the dimension of pillar as per CMR 2017. चलो अब देखते हैं चार्ट किसको किसको याद है। क्वेश्चन नंबर 89, चार्ट याद करो। कितना बोल रहा है? डेप्थ है आपका 70 मीटर। ठीक है, डेप्थ क्या है? 70 मीटर है और विड्थ की गैलरी है 3.2 मीटर। ठीक, तो चार्ट याद करके बताना, ऐसे अंधाधुन मत बताओ। क्वेश्चन नंबर 89 है ना। बी डी डी कहाँ कहाँ पहुंच गए उनका। चलो चार्ट ही खोला जाए, है ना। इसको अपन चार्ट से ही पढ़ते हैं। 111 था। हाँ, दोनों कंसिडर कर देखो क्या है वो। चार्ट तो आपको जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आप रफ में एक चार्ट बनाओ। डायरेक्ट तो किसी को याद नहीं होगा, जो बॉम्ब पढ़ चुके हैं उनको आंसर पता होगा, इसलिए वो आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बाकी क्या है, जैसे ये क्वेश्चन ऐसा आया एग्जाम में, साइड में आप चार्ट बनाना चालू कर दो। साइड में चार्ट बनाना चालू कर दो। क्या कैसे चालू करोगे? 60, 60 से 90, 90 से 150, इस तरीके से डायरेक्ट करो। यहाँ 3, ठीक है, यहाँ क्या था? 3.6, 4.2, इस तरीके से आप चार्ट बनाना चालू कर दो। और याद है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या बोल रहा है? 70, मतलब ये वाला पोर्शन आ गया आपका 70 मीटर। और 3.2 बोला, मतलब ये वाला आपका 3.2 वाला आ गया। तो आंसर क्या हो गया? 16.5। ठीक है, याद है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। ठीक, 89 का आंसर क्या हो गया? 16.5। What should be the minimum distance between center of adjacent pillar with 4.2 meter width gallery and depth of working 200 meter from surface? अब बताओ, 4.2 मीटर विड्थ का गैलरी है और 200 मीटर फ्रॉम सरफेस। क्या लिखा? नॉट एक्सीड 3 लिखा है। 3.6 वाले में आएगा, बिल्कुल ठीक है, सही बात था। अब ये 90 देखो, 90 भी वही चार्ट से ही बनाना है। 200 मीटर आपका डेप्थ है और 4.2 मीटर आपका विड्थ का गैलरी है। तो ये 200 मीटर वाला ये हो गया। और 4.2 मीटर डज नॉट एक्सीड, मतलब 4.2 मीटर तक। ठीक है, डज नॉट मतलब 4.2 मीटर तक ही आएगा, तो 30.5 इसका आंसर होगा। 30.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या रहेगा? 30.5। चार्ट अगर जिसको रटाया हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं रटाया है तो ऐसे लिख लिख के याद करो। एग्जाम में क्वेश्चन आया, बगल में चार्ट लिखना चालू कर दो। What should be the minimum distance between center of adjacent pillar with 4.8 meter width gallery and depth being 300 मीटर फ्रॉम सरफेस? ठीक है, विड्थ का गैलरी 4.8 मीटर है और 300 मीटर फ्रॉम सरफेस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91। तो क्या था आपका? 300 और 4.8 मीटर। 300 मतलब 240 से 360 हो गया, 240 से 360 हो गया। और 4.8 मीटर है ना, 4.8 मीटर मतलब ये लास्ट वाला पोर्शन 45 मीटर। इस तरीके से आपको चार्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, है ना। तो इसको आपको चार्ट ही याद करना पड़ेगा, या तो रट मारो, या तो फिर आपको, या तो रट मारो या तो फिर चार्ट लिख लिख के याद करो। कुछ क्वेश्चन नंबर 92 देखें। व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और 4.2 मीटर, 200 मीटर। सेम क्वेश्चन रिपीट। अच्छा, 200 मीटर वाला आ गया। ठीक है, 200 मीटर, 4.2 मीटर। 200 मतलब आपका ये वाला आ गया और 4.2 मतलब ये 30.5। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ शायद। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, द वर्किंग ऑफ टू अंडरग्राउंड माइंस ईच हैविंग 4.8 मीटर गैलरी विड्थ at 100 meter depth must be separated by a minimum distance of। क्वेश्चन नंबर 93, 100 मीटर डेप्थ है और 4.8 मीटर गैलरी है। 100 मीटर डेप्थ मतलब ये, और 4.8 मतलब ये। ठीक है, कितना हो गया? 25.5। 25.5। इसका आंसर क्या हो गया? 93 का डी। ठीक,
तो चार्ट का कोई और ऑप्शन नहीं है, लिख लिख के करेंगे और एग्जाम में चार्ट ही बनाना चालू कर देंगे तो कंठस्थ याद रहेगा। बाकी कुछ कुछ चीजें याद कर लो। ये 4.8 मीटर वाला चार्ट तो याद होना चाहिए कि कितने मीटर में कितना होना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन ज्यादातर 4.8 मीटर वाले ही आते हैं। कम से कम ये लास्ट वाला तो आपको याद रहना ही चाहिए। ठीक है, मतलब बिना चार्ट बनाए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये लास्ट वाला जो है आपको 19, 21, 25, 34, 45, 48, ठीक है, कम से कम ये वाला तो याद ही होना चाहिए। बाकी 3-3 बढ़ता है, 3-3 बढ़ता है। इस तरीके से चार्ट बनाएंगे तो 3-3 बढ़ेगा। लास्ट में थोड़ा एक्सेप्शन हो जाता है 19.5, ठीक है। 13-3 16, 16-3 19 और लास्ट में एक्सेप्शन हो जाता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं 16-3 19, 19-3 22, 22-3 25, इस तरीके से चार्ट बनाना। चलो आगे बढ़ते हैं। Mining of coal seam lying at 120 meter depth by board and pillar method permits formation of pillar as small as। हाँ, अब बताओ 120 मीटर डेप्थ पे है तो अपन अपन क्या कर सकते हैं। हाथ में लिख के जाएगा, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, 120 मीटर पे डेप्थ है तो सेंटर टू सेंटर उसका कितना होना चाहिए और गैलरी विड्थ कितनी में कितना, है ना। तो ये भी वही चीज है, 120 मीटर डेप्थ वाला देखेंगे और ऑप्शन है हमारा 4.8 मीटर, 3, 4.2, है ना। 120 मीटर, 120 मीटर वाला डेप्थ ये हो गया, 4.2 में 22, 4.8 में 25, 4.8 और 25, मतलब इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, 25.5। चलो अब गैलरी वाला खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 95 देखो। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पैनल सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट। पैनल सिस्टम में हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या क्या है। इन द इवेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग और फायर इन अ माइन इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल द हीटिंग और फायर लिमिट एक्सटेंड्स विद द आइसोलेशन ऑफ द अफेक्टेड पैनल ओनली। ठीक है, पैनल सिस्टम का ये फायदा है कि मान लो स्पॉन्टेनियस हीटिंग हुआ तो उस पैनल में ही रह जाता है, बाहर नहीं भागता है। ऑल्सो परमिट इंडिपेंडेंट वेंटिलेशन, अलग से वेंटिलेशन दे सकते हैं हम। रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग, आइसोलेशन स्टॉपिंग हम कम देंगे, वो फायदा होगा हमें। अ पैनल में इजीली केप्ट आइसोलेटेड पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ फाइनल ऑपरेशन, तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 96, फॉर डिप्लेनिंग ऑपरेशन परमिशन हैज टू बी टेकन फ्रॉम। ये क्वेश्चन सीएमआर का है कि डिप्लेनिंग के लिए हम किससे परमिशन लेंगे, सीआई से कि आरआई से। क्वेश्चन नंबर 96 बताएं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 96, डिप्लेनिंग ऑपरेशन किससे लेंगे अपन, रीजनल इंस्पेक्टर से, बिल्कुल ए। जो हमारा रीजनल इंस्पेक्टर है उससे हम लेंगे डिप्लेरिंग ऑपरेशन। और अगर क्या बोल रहा है, हम ऑपरेशन करेंगे अदर देन बोर्ड एंड पिलर, लॉन्ग वॉल करना चाहते हैं, हाई वॉल करना, सॉरी लॉन्ग वॉल करना चाहते हैं, रूम एंड पिलर करना चाहते हैं, तब परमिशन किससे लेंगे अपन, सीआई से। ठीक है, एवरी एप्लीकेशन फॉर डिप्लेरिंग ऑपरेशन शैल बी अकम्प्लाइड बाई अप टू डेट प्लान विच शोज। अप टू डेट प्लान हम शो करेंगे जब एप्लीकेशन देंगे डिप्लेरिंग के लिए, तो उसमें क्या क्या शो करेंगे। द पर्पज एक्सटेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर, ठीक है। प्रोपोज्ड, कैसे हम पिलर को निकालेंगे वो बताएंगे। ठीक है, मैनर इन विच सच एक्सट्रैक्शन इज कैरिड आउट, किस मैनर से निकालेंगे। ठीक है, द थिकनेस एंड डेप्थ ऑफ सीम, सीम की डेप्थ और थिकनेस बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। द नेचर ऑफ रूफ एंड रेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिप, मतलब इन सीम के डिप का डायरेक्शन बताएंगे और उसका रूफ का नेचर कैसा है, ये सारा चीज हम ऑल ऑफ द अबव, मतलब डिप्लरिंग का जब परमिशन लेंगे तो ये सारी चीजें बताएंगे। During extraction of pillars, the distance of splitting or reduction of pillar or heightening of gallery from pillar that is being extracted or reduced shall not be greater than। एक पिलर को हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसके कितने आगे तक के पिलर को हम वो एक्सट्रैक्ट रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 98 बताएं, सीएमआर का है क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, तो इसका आंसर 2 पिलर है आपका, सीएमआर का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। 99 देखो क्या है, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर्स स्प्लिटिंग और रिडक्शन ऑफ पिलर और हाइटनिंग ऑफ गैलरी शैल नॉट बी डन फॉर अ डिस्टेंस ग्रेटर देन। वही चीज है कि कितने पिलर के आगे तक हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 99 भी सेम क्वेश्चन है। और डी ऑप्शन क्या, लेंथ ऑफ 2 पिलर अहेड ऑफ पिलर अंडर एक्सट्रैक्शन, लेंथ ऑफ 1 पिलर अहेड ऑफ पिलर अंडर एक्सट्रैक्शन, 2 पिलर इंक्लूडिंग द पिलर अंडर एक्सट्रैक्शन। ये देखो वर्डिंग घुमा दिया। ठीक है, लेंथ ऑफ 2 रोज ऑफ पिलर्स, तो इसका आंसर क्या होगा, अहेड वाला आंसर होगा। ठीक है, जो अंडर एक्सट्रैक्शन है उसके 2 पिलर आगे,
जो बी बी आंसर आ रहा है, तो इसका क्वेश्चन देखो अच्छे से, ऑप्शन दोनों ऑप्शन को पढ़ो, बी और डी को। तो बात यह है क्या, इंक्लूडिंग द पिलर अंडर एक्सट्रैक्शन, और हमारा क्या है, लेंथ ऑफ टू पिलर अहेड ऑफ द पिलर अंडर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो ये वर्डिंग घुमा दिया ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जब भी आप एग्जाम में बैठो तो चारों ऑप्शन एक बार पढ़ लो। पढ़ा हुआ तो हमारा यही है कि दो पिलर अंडर एक्सट्रैक्शन, ऐसा कुछ याद आएगा, हम टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। जब भी आप एग्जाम में भी बैठो तो पूरा सारे ऑप्शंस पढ़ो, कहीं कुछ घुमाया तो नहीं है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टू पिलर्स अहेड ऑफ द पिलर अंडर एक्सट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 100 देखो, where pillar extraction is about to begin a district, such splitting or reduction of pillar or the heighting of gallery shall be restricted to। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, सॉरी, अभी चालू नहीं हुआ है, वो वहाँ क्या था, चालू हो गया है। अब क्या है, पिलर अब सिर्फ हमें क्या कर रहे हैं, स्प्लिटिंग कर रहे हैं, मतलब एक्सट्रैक्शन चालू नहीं हुआ। एक्सट्रैक्शन क्या होगा भैया, कि स्प्लिट जो किए, चार स्तूप बना, चार स्तूप बना, तो अपन क्या करना किए, स्तूप को भी उड़ाना चालू कर दिए, वो क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन। अभी जब स्प्लिटिंग कर रहे हैं सिर्फ, तब हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 4 पिलर तक स्प्लिटिंग कर सकते हैं, अगर एक्सट्रैक्शन चालू नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो क्लियर हुआ ऊपर वाले और इसमें डिफरेंस क्या था। इसमें हम सिर्फ स्प्लिटिंग किए हैं, चार भाग में स्प्लिट कर रहे हैं, तब हम मैक्सिमम 4 तक जा सकते हैं। और ऊपर क्या था, पिलर अंडर एक्सट्रैक्शन है, तो उसके आगे कितना तक हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, 2 तक एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे।